हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी? चलो, तो जैसा कि आपको सभी को पता है, कल हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के एक मेल वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नर वाले भाग को। मैंने पहले कहा था कि इस चैप्टर में हम पहले जैसे नर वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फीमेल वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो मैं एक बार आपको यहां 5 मिनट उसको रिवाइज करा देता हूं जो आज तक हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसको हम फास्ट रिवाइज बोलूंगा। मैं बहुत ही फास्ट चलूंगा, आपको केवल अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाने एक एक टॉपिक। देखिए भाई, तो सर्वप्रथम जो हमने बात की थी वो सबसे पहले पुंकेसर के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर आप सभी को पता है, इसके 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक परागकोश होता है और एक पोतंतु होता है। ठीक है, पोतंतु और परागकोश। अच्छा, पोतंतु से एक क्वेश्चन था नीट के लिए कि फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है? तो आपका आंसर क्या था भाई? थैलेमस से अटैच होता है। ठीक है, ये पोतंतु। बात करते इंपॉर्टेंट अपने एंथर के बारे में, परागकोश के बारे में। तो परागकोश में आपको पता होना चाहिए, इसमें 2 पालियां होती थी। 2 पालियां होती थी जो प्रत्येक पाली 2-2 खंडों में बंटकर 4 क्या बनाती थी? लघु बीजाणुधानी। क्या बनाती थी भाई? 4 लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो अब हम इस लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लिए 4 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें तो इसके क्लियर कितने पार्ट थे? इसके क्लियर 2 पार्ट थे, एक परागकोश भित्ति और एक लघु बीजाणुजन कोशिका। लघु बीजाणुजन कोशिका, यहां तक आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, लघु बीजाणुजन कोशिका। ठीक है भाई, अब सुनिए, ये जो लघु बीजाणुजन कोशिका है ना, सॉरी, ये लघु बीजाणुधानी के 2 पार्ट होते हैं, एक परागकोश भित्ति और एक लघु बीजाणुजन कोशिका। यदि मैं परागकोश भित्ति के बारे में बात करूं तो इसकी 4 भित्तियां होती थी, एक एपिडर्मिस, एक एंडोथीसियम, एक मिडिल लेयर और एक टैपिटम। ठीक है, यदि आपको पता हो जो एपिडर्मिस जो थी वो आउटर लेयर होती है जिसका काम प्रोटेक्शन करने का होता है। एंडोथीसियम जो होती है वो एपिडर्मिस के नीचे की परत थी जिसमें अल्फा सेलुलोज का जमाव था। किसका जमाव था? अल्फा सेलुलोज का। और वो क्या काम करती थी भाई? ये परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। कौन सी लेयर? एंडोथीसियम लेयर। इतना आपको पता है। मिडिल लेयर की मैं बात करूं तो आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, या तो 1 से 3 लिख सकते हैं या 3 से 4 परत वाली भित्ति लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नोट में भी चाहे आप दोनों को लिख लेना, जो आपको याद रह जाए वो लिख देना, दोनों ही सही है। ठीक है, तो मिडिल लेयर 1 से 3 या 3 से 4 पतली भित्ति वाली परत होती है जो अल्पकालिक है। टैपिटम के बारे में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, टैपिटम के बारे में, कि टैपिटम ऐसी परत होती है जो लघु बीजाणुजन कोशिका को 4 ओर से क्या है? कवर करके रहती है। और ये परिपक्व अवस्था में बहुकेंद्र की व बहुगुणित हो जाती है। बहुकेंद्र की व बहुगुणित हो जाती है। बहुकेंद्र की होती है ये मुक्त केंद्र के विभाजन से, और ये होती है अंतः समसूत्री विभाजन से। और पोषण प्रदान करने के आधार पर टैपिटम कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक अमीबीय और एक स्रावी। ठीक है, उसके बाद हमने इसके कुछ कार्य देखे थे। पहला कार्य इसका प्रोटेक्शन करना होता है लघु बीजाणुओं का, और इनको पोषण प्रदान करना भी होता है। कैलेज एंजाइम का श्रावण भी करता है और स्पोरोपोलिन नाम के पदार्थ का श्रावण भी करता है। ठीक है, ऐसे हमने 4 इसके कार्य देखे थे। उसके बाद हमने बात की थी लघु बीजाणुजन कोशिका के बारे में, या मैं कहूं टैपिटम से कुछ 2 नोट वाले पॉइंट और थे। एक पॉइंट तो ये था कि स्रावी टैपिटम जब नष्ट होती है तो वो प्रोयूबिस्काय नाम की लिपिड की एक संरचना बनाती है, और जब उस प्रोयूबिस्काय पर स्पोरोपोलिन जमा हो जाता है तो हम उसे यूबिस्काय बोलते हैं, जो परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है।
और यदि परागकणों के विकास से पहले इस परत को आप नष्ट कर देंगे तो परागकण कैसे रह जाते हैं, बंधे रह जाते हैं, निषेचन नहीं कर पाते। ठीक है, तो फिर उसके बाद लघु बीजाणु जन कोशिका आती है कि भाई जो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो टैपिटम परत के द्वारा घिरा रहता है उसे लघु बीजाणु जन कोशिका कहते हैं, जो लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इतनी सारी बातें वहां पे हमने पढ़ी। जब हम लघु बीजाणु जन कोशिका को पढ़ लेते हैं तो फिर हम एक अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है लघु बीजाणु जनन। क्या नाम है भाई? लघु बीजाणु जनन। ध्यान सुनना मेरी बात को। लघु बीजाणु जन क्या होता है कि जो एमएमसी होती है उससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होना। एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। फॉर नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन क्लियर कराया था कि एक एमएमसी एक बार अर्धसूत्री विभाजन करके कितने लघु बीजाणु बनाती है? 4 लघु बीजाणु। और ये चारों लघु बीजाणु किसमें व्यवस्थित हो जाते हैं? चतुष्क में। और इस चतुष्क में ये जो भित्ति होती है वो कौन सी भित्ति होती है? कैलोज। तो कैलोज जो भित्ति होती है ना, तो टैपिटम के द्वारा स्रावित जो कैलेज एंजाइम होता है वो इस भित्ति को नष्ट कर देता है और ये चारों लघु बीजाणु ऐसे स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र अवस्था के लघु बीजाणु को आप क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परागकण। तो यहां तक हमने बात की थी। उसके बाद हम अपने बात कर रहे थे परागकण की संरचना के बारे में, परागकण की संरचना के बारे में। ठीक है, तो परागकण की संरचना में हमने क्या देखा कि एक परागकण के 2 आवरण होते हैं, एक एक्जाइन होता है, एक इंटाइन होता है। ठीक है, एक्जाइन जिसको आप बाह्य चोल बोलते हैं, इंटाइन जिसको आप अंतःचोल बोलते हैं। भाई श्री राम। ठीक है, देखिए एक्जाइन जो होता है ना, जिसको आप बाह्य चोल बोलते हैं, एक्जाइन का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इस पे स्पोरोपोलिन का जमाव होता है, जिस कारण, अरे यार क्या हो रहा है आज मता। सुनिए, एक्जाइन बाह्यचोल जिसको बोलते हैं ना, इसका मेन क्वेश्चन पता है क्या बनता है कि परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, क्यों? तो आपका आंसर है इसके बाह्यचोल पर स्पोरोपोलिन नाम के पदार्थ का जमाव होता है, जिस कारण इसका भौतिक जैविक अपघटन नहीं होता और ये लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। आपको मोस्ट वन यही क्वेश्चन याद करना है, मोस्ट वन डेफिनेट यही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं मोटा खुरदरा अलंकृत होता है। इंटाइन की मैं बात करूं तो आपको पता ही है पैक्टिन और सेलुलोज का होता है, जीव द्रव्य को ढके रखता है। और आगे चल के क्या काम है इसका? आगे चल के इसका काम है क्या? किसका निर्माण करना भाई? परागनली का निर्माण करना। ठीक है, तो ये हमने संरचना देखी थी और हमने पता था कि जो बाह्यचोल होता है उस पर 3 जनन छिद्र होते हैं। जनन छिद्र का मतलब जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं उनमें तो 3 जनन छिद्र होते हैं और एक बीजपत्री जो प्लांट होते हैं उनमें 1 जनन छिद्र होता है। और जनन छिद्र आपको पता है वो पार्ट होता है जहां से अंतःचोल एक परागनली के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद कल परसों जो हमने बात की थी वो नर युग्मकोद्भिद के बारे में बात की थी। किसके बारे में? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। अब आप डेवलपमेंट तो आप जानते हैं, डेफिनेशन तो आप जानते हैं कि अंकुरित परागकण को ही आप क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। बात कर लेते इसके डेवलपमेंट की, आखिर ये डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसका जो डेवलपमेंट है वो 2 प्रकार से होता है या 2 चरणों में होता है। एक होता है परागण पूर्व और एक होता है परागण पश्च। ठीक है, तो परागण पूर्व में हमने क्या देखा? बहुत सिंपली तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये कोई ये परागकण है, ये इसका केंद्रक है, तो इस केंद्रक में सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है जिससे दो केंद्रक बनते हैं असमान, एक बड़ा केंद्रक कायक और एक छोटा केंद्रक जनन। और इनके अंदर जब कोशिका भित्ति बन जाती है, कोशिका भित्ति जब बन जाती है तो 2 कोशिका बन जाती है, बड़ी कायिक कोशिका, छोटी जनन कोशिका। ठीक है, और इसी द्विकोशिक अवस्था में परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर परागण पश्च हमने क्या देखा? परागण पश्च हमने क्या देखा भाई कि ये जो जनन कोशिका होती है जब ये कैलोज भित्ति से नष्ट हो, कैसे भी बना सकते हैं आप, ये मत समझना कि कल मैंने इसको ऐसे बनाया था इधर, आप किधर भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भित्ति की तरफ होनी चाहिए। ये अटैच है इससे, है ना। परागण के बाद क्या होता है
कि जब ये जनन कोशिका इससे अलग हो जाती है तो ये तर्कु रूपी हो जाती है और ये आपकी कायिक कोशिका है ना, बिल्कुल इस प्रकार इसके कोशिका द्रव्य में ये तैरती रहती है। और उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद सिंपल सी बात है, जो अंत्यचूल है वो इस ऐसे निकलता है और एक परागनली का क्या करता है, निर्माण करता है। परागनली का क्या कर देता है, निर्माण। और एट लास्ट जो कंडीशन आती है वो ये वाली कंडीशन आती है भाई, जिसमें आपकी कंप्लीट परागनली बन जाती है और जिसमें आपके नरयुग्मक और कायिक केंद्रक आदि बन जाते हैं। तो इस प्रकार डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट था। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद कुछ पॉइंट थे जो अभी मैंने कल ही आपको बताए, तो उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, एक वो पॉइंट था जो क्या था कि मतलब सबसे छोटे जो परागकण है वो मायोसोटिस एल्पिस्टिस के होते हैं, 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर के बराबर लगभग होते हैं। और मिराबिलिस जलापा के सबसे बड़े परागकण होते हैं। हालांकि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नीट में क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने लिखा दिया था, आप उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये भाई हमारी बात थी पूरे मेल पार्ट की। मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने एक फ्लावर का पूरा जो मेल भाग होता है ना, जिसको आप पोमंग या उसकी यूनिट को स्टेमन कहते हैं, वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहां तक आपको अब एक जो फ्लावर है उस फ्लावर के हमने मेल पार्ट को तो कंप्लीट कर लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो एक फ्लावर के फीमेल पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, जिस प्रकार हमने कंप्लीट एक मेल पार्ट को देखा, अब आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि यार ये प्लांटों के अंदर तो कैसी कैसी संरचनाएं होती हैं, है ना। उसी प्रकार अब हम अपने फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उस फीमेल पार्ट में क्या होता है। तो सुनिए भाई, इसकी जो डेफिनेशन है वो स्त्री केसर से स्टार्ट होगी, जिसको आप पिस्टिल बोल के चलते हैं, ठीक है भाई। स्त्री केसर, जिस प्रकार हमने मेल पार्ट को स्टार्ट किया था ना पुंकेसर से, उसी प्रकार हम यहां पर किससे बात करेंगे फीमेल पार्ट में, स्त्री केसर से। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? हाँ सुनिए भाई, तो जो स्त्री केसर है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में आप सभी को पता ही है कि स्त्री केसर के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के। सबसे पहला जो भाग होता है आप उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्टिग्मा बोलते हैं। बहुत बार ये आपको पढ़ने को मिलेंगे ये शब्द ना, वर्तिका, जिसको आप स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा अंडाशय, यहां लिख देता हूं, जिसको आप ओवेरी बोलते हैं, ठीक है। ये इनके बारे में आपको खास ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे ऊपरी भाग होता है स्त्री केसर का, उसे तो हम स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और वर्तिकाग्र ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर परागकण आके गिरते हैं, ठीक है। वर्तिका एक खोखली लंबी नली होती है जिसे परागनली पार करती है। और अंडाशय स्त्री केसर के निचले भाग को हम जो फूला हुआ होता है उसे अंडाशय बोल के चलते हैं। ये एक कॉमन सी यहाँ पे बात है केवल, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है फीमेल पार्ट में, सबसे पहले देखो बिल्कुल सेम है जिस प्रकार आपने नर पार्ट में पुंकेसर से स्टार्ट किया था, और पुंकेसर में केवल आपने 2 भाग देखे थे, और उसमें फिर आपने एक हेडिंग स्टार्ट की थी लघु बीजाणुधानी की संरचना। बिल्कुल उसी प्रकार हम यहां फीमेल पार्ट में जैसे स्त्री केसर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो स्त्री केसर में देखो वहां तो पराग कोश के अंदर थी लघु बीजाणुधानी, समझ रहे आप मेरी बात को। यहां पर स्त्री केसर का जो अंडाशय वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, अंडाशय वाला पार्ट, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर का नाम है गुरु बीजाणु धानी या
बीजांड, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। आप इसको संरचना भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना भाई। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड, इस इंग्लिश में इसको मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओव्यूल। अब समझ लेने मेरी बात को, जिस प्रकार लघु बीजाणुधानी की संरचना आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी के जैसा है। जैसा का मतलब संरचना समान नहीं है, जैसे का मतलब है जैसे वो इंपॉर्टेंट है, जितना लेंथी था, थ्योरी बड़ी थी, अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, बिल्कुल उसी प्रकार उसके सेम यहां पर फीमेल पार्ट में ये संरचना होती है। भाई आपको तो मेल और फीमेल गैमेट प्राप्त करने, तो मेल गैमेट तो बनते हैं भैया लघु बीजाणुधानी में, और फीमेल गैमेट बनेंगे श्योर गुरु बीजाणुधानी में। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें? ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, जो हमारे लिए 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। दोनों नाम सेम है, मतलब या तो आप गुरु बीजाणुधानी कहिए या बीजांड कहिए। आपसे इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो वो ये कहेगा कि गुरु बीजाणुधानी की संरचना को समझाइए, या आपसे वो ये कहेगा कि बीजांड की संरचना को समझाइए। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही बात सेम है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने गुरु बीजाणुधानी की संरचना को। बहुत ध्यान से सुनना इसको, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है, सुनिए पहली मेरी बात, ध्यान सुनना। पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम अपनी थ्योरेटिकल बात करेंगे। जो भी गुरु बीजाणुधानी या बीजांड होता है, अब ये क्या कहता है कि जो अंडप होता है ना, अंडप, हाँ अंडप नहीं, हाँ चलो मान लीजिए अंडप जो होता है, और जिसका मोस्टली अंडाशय जो होता है, अंडप में जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडप में छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती हैं, गोलाकार संरचना होती हैं, जिन्हें हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। बात सुनना मेरी, ध्यान सुनना मेरी बात को। ये जो बीजांड या गुरु बीजाणुधानी है, ये क्या चीज है, मैं आपको फुल डीपली और विद डायग्रामेटिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, दोनों ही तरीका से, केवल आप मेरी बातों को सुनते जाना, मैं इसको रिलेट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। मैं क्या कह रहा हूं, हम एक फीमेल पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। फीमेल पार्ट में जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी कि गुरु बीजाणुधानी की संरचना या बीजांड की संरचना। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए ना आपकी बीजांड क्या है, और बीजांड को समझने से पहले मैं आपको छोटा सा डायग्राम यहां बना देता हूं। मुझे पता है कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखिए यहां पर इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। एक बार थोड़ा मैं देख और लेता हूं कि कहां तक दिख रहा है ना, कहीं ऐसा नहीं हो मुझे याद नहीं रहता। हाँ, एक बार इसको मैं सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, इससे बीजांड कहते हैं, ठीक है। सुनिए भाई, हाँ ये नज़र में आ जाता है ना कि कहाँ तक चल रहा है ना, कोई बात नहीं। सुनिए भाई मेरी बात को, एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, और ये स्ट्रक्चर जो बन रही है ना, इसको मैं और आगे भी बनाऊंगा, बहुत बार इसको बनाऊंगा, सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर में यही स्ट्रक्चर बनने वाली है भाई। ठीक है, एक जनरली स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाई है आपके सामने इस प्रकार। ठीक है भाई, आपको ये संरचना क्लियर दिखाई दे रही होगी, ठीक है, दिखाई दे रही है ना। अब सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना।
ये जो पूरा पार्ट है, आप इसको या तो स्त्री केसर बोलिए या आप इसको एक अंडप बोलिए, ठीक है। ये अंडप पार्ट है, ये मैंने आपको जब फ्लावर की संरचना बताई थी तब भी बताया था। अब सुनना मेरी बात को, ये जो संरचना आपको येलो कलर रेड कलर में दिखाई दे रही है ना, आज हम इसी को पढ़ रहे हैं, समझ गए। अब सुनिए, मैंने कहा था ना, जिस प्रकार पुंकेसर में परागकोश इंपॉर्टेंट था जिसमें लघु बीजाणुधानी थी, उसी प्रकार यहां कौन इंपॉर्टेंट है, अंडाशय। अब इसका नामकरण जैसे आप जानते होंगे कि ये तो स्टिग्मा है। देखो कुछ बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है ना, तो मैं आपको बता दूं कि मैं दोनों शब्द बोल के चलता हूं, कभी ना तो इंग्लिश शब्द बोलता हूं अकेला ही, उसका हिंदी शब्द जरूर बताता हूं, तो आप सुन लिया करें ना। स्टिग्मा जिसको आप वर्तिकाग्र कहते हैं, सेकंड जो पार्ट है स्टाइल जिसको हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिका नॉट वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र तो ये ऊपर वाला पार्ट है, और वर्तिका यहां से लेके यहां तक का जो खोखली नली है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आप उसको स्टाइल या वर्तिका बोल के चलते हैं। और ये जो नीचे का फूला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है ओवेरी, अंडाशय जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूं, पॉइंट सुनना कि अंडप में, अंडप तो ये है पूरा पूरा अंडप है, इसमें भी स्पेशली किसमें, अंडाशय में छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं, उन संरचना को ही आप क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इस अंडाशय के अंदर ये संरचना दिख रही हो, ये संरचना दिख रही है कि आपको अंडाशय के अंदर, इसी संरचना को आप ओव्यूल यानी कि बीजांड बोल के चलते हैं, या गुरु बीजाणुधानी बोल के चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि वेयर प्रेजेंट मेगा स्पोरेंजियम में ओव्यूल, है ना, कि बीजांड कहां पे प्रेजेंट होता है, कहां सिचुएटेड होता है। आपको समझ में आ गई मेरी बात। इस डायग्राम से आप क्लियर समझ पाए कि आखिर ये बीजांड है क्या चीज, कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो ये शब्द आपका क्लियर है कि बीजांड क्या है, ओव्यूल क्या है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो अंडाशय होता है उसमें छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं, आप उसको बीजांड कहते हैं। मैंने आपको 11th क्लास में भी इसे काफी बार बताया है। 11th क्लास में मैं कभी भी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं छोड़ता, ये आपको भी पता है, ठीक है। 11th में मैंने बताया था आपको, और तब ये भी कहा था कि भाई ये आपको अकेला बीजांड दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां वो क्या कह रहा है कि छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं, संरचनाएं मतलब मल्टी हो गई बहुत सारी। तो सुनिए, ये तो एक बीजांड दिखाई दे रहा है, ऐसे कई सारे बीजांड इस अकेले अंडाशय में हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको यहीं पर एक बात बता दूं कि एक बीजांड निषेचन के बाद एक बीज बनाता है। कितने बीज बनाता है, एक बीज। अब आप देखिए, जिन फलों में एक बीज मिलता है, समझ लेना उनमें केवल एक बीजांड है, और जिनमें बहुत सारे बीज मिले आपको, समझ लेना उनमें बहुत सारे बीजांड होंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब सुनिए मेरी बात। अब नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है, एक पॉइंट है आप समझ लेना, मैंने आपको बताया था, दो शब्द हैं, मैं बता देता हूं, यहां पर लिख नहीं रहा हूं, सुनिए। यदि किसी अंडप में केवल एक बीजांड हो तो आप उसको एकांडपी बोल सकते हैं ना, एकांडपी। और यदि किसी में मान लीजिए 10 अंडप, 10 सॉरी बीजांड की बात नहीं है, ये एक अंडप आपको दिखाई दे रहा है। अभी तो मैं बीजांड बता रहा, तो बीजांड तो होते हैं बहुत सारे, लेकिन क्या आपको एक ही अंडप दिखाई दे रहा है ना, एक अंडप, ठीक है। कई बार क्या होता है, अंडप भी संख्या ज्यादा हो जाती है। यदि कोई मादा पार्ट में मतलब जायांग में एक ही अंडप हो तो आप उसको एकांडपी बोलेंगे। ऐसी पूरी दो संरचना हो,
या 3 संरचना हो तो आप उसको बहुअंडपी बोल देंगे। ठीक है भाई, 2 कंडीशन क्या है, आप इसको अंडप कह रहे हैं ना। अब मैं तुम्हारे सामने 2 शब्द रखता हूं, एकांडपी और बहुअंडपी। तो एकांडपी का मतलब क्या होता है, एकांडपी का मतलब है भाई जिस फ्लावर में केवल एक ही अंडप हो, समझ रहे हैं। और बहुअंडपी का क्या मतलब है, जिस फ्लावर में बहुत सारे अंडप हो, वही तो होता है। और एक शब्द है युक्तांडपी और एक है वियुक्तांडपी। देखो युक्त माने होता है जुड़ना, जुड़ना, और वियुक्त माने होता है अलग होना। अब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है और उसमें ऐसे बहुत सारे अंडप हैं, तो बहुअंडपी प्लांट हो गया, ये फ्लावर हो गया, अंडप है, ये बीजांड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यदि ये आपस में जुड़े हुए हैं, अटैच है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, तो आप इस कंडीशन को बोलेंगे युक्तांडपी। और ये बिल्कुल सेपरेट हैं तो आप इस कंडीशन को बोलेंगे वियुक्तांडपी। ठीक है, ये छोटी सी बात और थी केवल। एक अंडपी तो उसको बोलते हैं जिसमें एक अंडप हो, बहुअंडपी जिसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे अंडप हो, बहुत सारे। और यदि ये बहुत सारे अंडप अलग अलग हों तो आप इसको कंडीशन को वियुक्तांडपी बोलते हैं। और ये बहुत सारे अंडप यदि जुड़े हुए हों तो आप इसको युक्तांडपी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये बात थी। चलिए, तो ये एक नॉर्मल बात हुई भाई, फॉर नॉलेज। तो आपको सबसे पहले अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना क्या है, और सुन लीजिए जो आरबीएसई वाले बच्चे हैं, इस साल बोर्ड एग्जाम में इसके सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी आने की, जो आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, जो देख रहे हैं कुछ, तो वो सुन लेना, ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावना रखता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार आने की संभावना है इसकी, वो इसको ध्यान से देख लेना। और आपके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी वालों के लिए। सुनना भाई बात को। अब संरचना पे चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझना, मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। मैं कहता हूं इसकी संरचना में निम्न अंग भाग लेते हैं। इसकी संरचना में निम्न अंग भाग लेते हैं। अब अंग कौन कौन से, यही आपके मायने रखता है आपके लिए। नंबर 1 पॉइंट, बीजांड व्रंत। चलिए ऐसा करता हूं, सुनो, मैं इस पूरे को एक बार यहां रफ कर दूं, है ना, और मैं पूरी हेडिंग लगा के, ये पूरा क्या है बोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे ना, जिससे अच्छा भी लगेगा और पूरा डायग्राम उधर बनाएंगे, क्योंकि इसका तो अभी कोई मतलब ही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, हाँ ऐसा कर लेते हैं। क्या है, फिर पूरी हेडिंग एक साथ आ जाएंगी ना, तो उसमें फिर आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट बीजांड की संरचना। ठीक है भाई, इंग्लिश तो रहने दूं यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख दिया। अब सुनिए, इसकी संरचना में निम्न अंग भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट की बात करते हुए चलेंगे भाई, बिल्कुल। अब आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना, अब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले तो मैं इनके नाम लिख रहा हूं। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं नाविका। तीसरा जो भाग है उसको बोलते हैं बीजांड काय। चौथा जो भाग है, निभाग लिख दूं क्या, चलो बीजांड काय से वो बता दूंगा आगे, कोई बात नहीं। अध्यावरण। पांचवा जो भाग है
बीजांड द्वार। छठवां जो भाग है निभाग, और सातवां जो भाग है वो है भ्रूणकोश। ठीक है, ये 7 भाग आपको विद हेडिंग दिखाई दे रहे हैं। क्लियर क्लियर दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए इंग्लिश नाम में इनकी लिख दूं। इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, हाइलम, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल, चैलेजा, एम्ब्रियोसैक। अब सुनना भाई बात को, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा आपका, एक एक पॉइंट, चिंता मत कीजिए। अब सुनिए, हमारे पास ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है श्री राम, क्या हो गया आज, जुकाम तो नहीं लगा? कोई बात नहीं। चलिए, तो इसकी संरचना में निम्न, सबसे पहले तो आपको यही याद करना है, यही याद करना है आपको। अगर किसी क्वेश्चन को याद करना है ना, तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग से देखा करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही लर्न करना है कि भाई एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो उसमें आपको 7 भाग दिखाई दे रहे हैं जो स्पष्ट हैं। पहला बीजांड ग्रंथ, दूसरा नाभिका, तीसरा बीजांडकाय, चौथा अध्यावरण, पांचवा बीजांड द्वार, छठवां निभाग और सातवां भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, नॉट पोष, एम्ब्रियोसैक जिसको बोलते हैं। अब एक एक पॉइंट को मैं लिख रहा हूं। ठीक है भाई, सुनिए मेरी बात को। बीजांड ग्रंथ, बीजांड अंडाशय भित्ति से ग्रंथ द्वारा जुड़ा होता है, उसे ही क्या कहते हैं? बीजांड ग्रंथ कहते हैं। शॉर्ट में समझ लेंगे, हाइलम। बीजांड ग्रंथ से जिस संरचना पर, जिस भाग पर जुड़ता है, बीजांडकाय, मृदुतकीय भाग है जो अध्यावरणों से घिरा रहता है, अध्यावरणों से घिरा रहता है। अध्यावरण ऐसे आवरण जो बीजांडकाय को घेरे रहते हैं, और ये संख्या में होते हैं 2। सारी चीज बता दूंगा आपको डायग्राम बना के, ये शॉर्ट में थोड़े लिख रहा हूं। बीजांड द्वार शीर्ष छिद्र जो अध्यावरण द्वारा ढका नहीं रहता, अध्यावरण द्वारा ढका नहीं रहता। निभाग आधारीय भाग, भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद जिसमें
अंड समुच्चय, प्रतिमुखी कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक होता है। ठीक है भाई, सुनना मेरी बात को। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरे बीजांड की एक स्ट्रक्चर है। पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आपकी नजरों में सेट कर लीजिए। उसके बाद में एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम में उधर साइड बनाऊंगा, है ना, साथ साथ में थोड़ा सेट कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, अब सुनिए, एक डायग्राम में यहां पे बना लूं जो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बनाना है भाई। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक दिख जाएगा आपको? हाँ, दिख रहा है ना। सारी चीज समझा दूंगा। एक, अरे यार, थोड़ा मेरे से टेढ़ा क्यों बनता है? चलिए भाई, सुनिए, ये जो आपको डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है, यह एक ओव्यूल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ओव्यूल, जिसको आप बोलते हैं बीजांड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बीजांड। एक एक संरचना को क्लियर समझिए। मैं आपको संरचना बताऊंगा और इसमें थ्योरी पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, अब बिल्कुल आप फोकस करना भाई इस पे। सुनिए, यह एक ओव्यूल है। इस ओव्यूल के संरचना हमें देखनी है। अच्छा, ये वही संरचना है जो अंडाशय के अंदर मैंने अभी कुछ देर पहले बनाई थी। आपको याद है वो डायग्राम? मैंने, मान लीजिए जैसे ये अंडाशय बनाया था ना, और उस अंडाशय में इस प्रकार की संरचना थी। यदि आपको याद हो तो मैंने इस संरचना को इस अंडाशय से अलग करके यहां पे आपके सामने शो किया है। मैं उसी को तो बीजांड बोल रहा था, तो मैंने ये संरचना आपके सामने यहां पे शो की है। ठीक है भाई, अब देखते चलिए इसको। पॉइंट बहुत सिंपल, मैं कहता हूं गारंटेड, इतना सिंपल है ना, आपको सबसे सिंपल टॉपिक यही लगेगा इस चैप्टर के अंतर्गत। केवल थोड़ा सा ध्यान लगाइए। सुनिए, टॉपिक क्या है हमारा? हमारा टॉपिक है बीजांड की संरचना। तो हम एक बीजांड की संरचना देख रहे हैं। तो मैं, डायग्राम हमारे सामने दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डायग्राम। तो सुनिए, सबसे पहला पार्ट है बीजांड ग्रंथ, जिसको आप फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। तो क्या कहता है बीजांड ग्रंथ की डेफिनेशन? सुनिए, बीजांड, भाई ये पूरा एक बीजांड है। अंडाशय की भित्ति से, अंडाशय की दीवार से नहीं जुड़ रहा था कि? एक बात बताओ मुझे, अंडाशय की दीवार से नहीं जुड़ रहा था क्या? कि बीजांड अंडाशय की भित्ति से जिस ब्रंत बोलते किसी डंठल नुमा संरचना को, ब्रंत द्वारा जुड़ा होता है, उस ब्रंत का नाम ही क्या होता है भाई? बीजांड ब्रंत। तो देखिए, क्या ही आपको ब्रंत जैसी संरचना नहीं लग रही है, डंठल जैसी?
और भाई अंडाशय ऐसे ही तो था यूं, तो अंडाशय की भित्ति से यही तो संरचना जुड़ रही है, तो इसी संरचना का नाम होता है बीजांड व्रंथ। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड व्रंथ। नहीं आई बात समझ में? बीजांड व्रंथ नहीं दिखा आपको डायग्राम में? कहां है बीजांड व्रंथ? देखो यहां तक बीजांड व्रंथ है, समझ गए? ये पूरा बीजांड व्रंथ है। तो क्या लिखेंगे आप बीजांड व्रंथ के बारे में? एक ऐसी व्रंथनुमा संरचना जिससे बीजांड अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है। भाई इसी व्रंथ से तो जुड़ा रहता है बीजांड अंडाशय की भित्ति से, तो हम इस संरचना को क्या बोलेंगे? बीजांड व्रंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजांड व्रंथ। तो बताइए इस डेफिनेशन में आपको क्या दिक्कत है? बहुत सिंपल है कि भाई बीजांड अंडाशय की भित्ति से जिस व्रंथ नुमा संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, हम उसी संरचना को बीजांड व्रंथ कहते हैं। तो पहली हेडिंग क्लियर हुई। अब दूसरी संरचना देखिए, दूसरी है नाविका, जिसको आप हाइलम कहते हैं। अब ये नाविका देखना कितनी सिंपल है। ये कहती है कि बीजांड व्रंथ से जिस भाग पर जुड़ता है, जिस भाग पर, डायग्राम में देखो तब समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि भाई आपका बीजांड व्रंथ इस स्थान तक है, इस जगह तक है, तो इस जगह तक जब बीजांड व्रंथ है तो आपका बीजांड यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे? भाई जब बीजांड व्रंथ यहां तक है तो बीजांड यहां से स्टार्ट हो रहा होगा पूरा। अब एक बात बताइए, ये जो बीजांड है, ये पूरा बीजांड मान रहा हूं मैं यहां से यहां तक, ये तो व्रंथ है जिससे अंडाशय से जुड़ा हुआ था, ठीक है? ये अलग संरचना, ये अलग संरचना है, पूरा पार्ट ये एक और कुएं है और ये अकेला सा एक और कुएं है। अब समझ गए? अब देखिए वो कहता है कि जो बीजांड है इस व्रंथ से जिस स्थान पर जुड़ता है उस स्थान को आप हाइलम बोलते हैं। तो भाई इस स्थान पे ही तो जुड़ रहा है, इस जगह पर, तो इस जगह को आप क्या बोलेंगे? नाभिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? नाभिका बोलेंगे। बताइए क्या दिक्कत है नाभिका वाले पार्ट में? भाई व्रंथ और बीजांड क्या है? इस स्थान पर जुड़ रहे हैं, इस जगह पर, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? नाभिका। तो बताइए दूसरी में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पाइए बीजांड क्या है, जिसको आप न्यूसेलस बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। तो सुनिए बीजांड काय क्या होता है? बीजांड काय बीजांड का मुख्य भाग होता है, मुख्य मेन भाग है, इस चीज को याद रखना। ये मृदुतकीय भाग होता है। अच्छा, मृदुतक शब्द जिसको इंग्लिश में पेरियनकाइमा बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, जहां भी मृदुतक शब्द आ जाए ना, समझ लेना वहां पे लचीले ऊतक हैं और वो पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो जो बीजांड के अंदर बीजांड काय है वो इसका मुख्य भाग होता है, मृदुतकीय भाग होता है, और किससे घिरा रहता है? अध्यावरणों से घिरा रहता है। अध्यावरणों से मतलब दो आवरणों से घिरा रहता है, आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं, ये जो आपको पूरी डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, पूरी डॉट 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 देख लीजिए आप, ये पूरी डॉट वाली स्ट्रक्चर है। आपसे मैं ये बोलूं कि भाई आपके सामने बीजांड है, तो इसके बीच वाले भाग को बताइए मुझे, मेन भाग कौन सा है? तो आपको दिख रहा है ना, ये इसका मुख्य भाग है। ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये अलग है। इससे चारों ओर जो आपको रेड कलर के डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं ना, ये है इसका बीजांड काय होता है। ये क्या है? इसका बीजांड काय, न्यूसेलस। समझ में आ गया? बीजांड के अंदर बीजांड काय कहां होता है? आप क्या बोलेंगे कि बीजांड काय मुख्य भाग होता है जो मृदुतकीय होता है, अर्थात पोषण के काम आता है, और दो आवरणों से घिरा रहता है जिन्हें हम अध्यावरण कहते हैं। अब आप खुद देख पा रहे हैं, एक ये वाला आवरण, एक ये वाला आवरण, तो दो आवरणों से घिरी हुई संरचना है कि नहीं ये वाली, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? बीजांड काय बोल रहे हैं। तो बीजांड काय आपको समझ में आ गया क्या है? कि मुख्य मृदुतकीय भाग होता है जो अध्यावरणों से घिरा रहता है, और काम क्या है इसका? भाई पोषण देने का काम है, क्योंकि मृदुतक कोशिकाएं इसमें, ठीक है? आ गया ये अध्यावरण पे। अध्यावरण तो बहुत सिंपल है भाई, कि ऐसे आवरण जो बीजांड काय को घेरे रखते हैं। यार मैं कहता हूं कितने सिंपल टॉपिक है ये, कितने सिंपल टॉपिक हैं। आप खुद देखिए डायग्राम में,
ये बीजांडकाय है कि नहीं। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि बीजांडकाय अध्यावरण से घिरा रहता है, और अब हम पढ़ रहे कि भैया अध्यावरण क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी, ऐसे आवरण जो बीजांडकाय को घेरे रहते हैं। भाई ये बीजांडकाय है और इसको देखिए दो आवरणों ने, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों आवरणों ने इसको घेर रखा है। तो हम इनको क्या बोलते के चलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। क्या बोलते हैं भाई, अध्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, ये जो अध्यावरण है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संरचना चल रही है ना ये वाली, ये आपको इस पूरे चैप्टर में लास्ट तक काम आएगी। लास्ट तक आपको ये डायग्राम काम आएगा, इसलिए आप इसको ढंग से समझ लेना। अब ये जो अध्यावरण है, अभी मैं आपको बता दूं, इस पूरी डिटेल में मैं आपको आगे और नॉलेज दूंगा इनके बारे में कि ये अध्यावरण आगे चल के क्या करेगा। अब मैं यही बता दूं आपको, कोई मुझे पता है कई बच्चे फिर पूछेंगे अध्यावरण, अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि भाई इंटेगुमेंट क्या है, अध्यावरण क्या है, तो आपका सिंपल सा पता है आंसर क्या है अभी, कि सर बीजांडकाय को जो आवरण घिरे रहते हैं हम उन्हीं को अध्यावरण कहते हैं। तो आपको यहां आंसर इतना ही करना है, केवल जो अध्यावरण होता है ना आगे चल के ये बीज चोल का निर्माण करता है। अरे कोई भी बीज जो होता है ना उसके ऊपर एक छिलका होता है ना, छिलका, बीज के छिलके का निर्माण करता है अध्यावरण आगे चल के। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्यावरण से आप क्या समझे, ऐसे आवरण जो बीजांडकाय को घेरे रहते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। बताइए क्या दिक्कत है अध्यावरण में आपको, सिंपल सी बात है ना। ये संख्या में कितने होते हैं, दो। ये बाहर वाला है तो बाह्य अध्यावरण, ये अंदर वाला है तो अंतर्ध्यावरण। ठीक है, अभी अध्यावरण से कुछ और पॉइंट है मैं आगे वही एक्सप्लेन करूंगा, नोट वाले पॉइंट है, जैसे कौन से प्लांटों में एक अध्यावरण है, किस में दो होते हैं, किस में तीन होते हैं, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें एक भी अध्यावरण नहीं होता। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स अब जब मैं अध्यावरण की बात करूंगा आगे अगले टॉपिकों में लास्ट में चलेंगे तब वहां इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, केवल आप इतना समझिए कि व्हाट इज इंटेग्यूमेंट, कि अध्यावरण होता क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन है। चलिए अब आ जाइए बीजांड द्वार पे, माइक्रोपाइल क्या कहता है कि शीर्ष छिद्र जो अध्यावरण द्वारा ढका नहीं रहता हम इसको बीजांड द्वार कहते हैं। देखो सुनिए, नोट्सों में बहुत सटीक और सिंपल थ्योरी लिखा रखी है इसकी, मैंने, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसी लाइन है जो आपको लैंग्वेज इतनी ईजी है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो उनमें से मैंने शॉर्ट में पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए क्या होता है भाई बीजांड द्वार, कि यह एक शीर्ष छिद्र होता है, बीजांड के शीर्ष भाग में एक छिद्र है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, और जो किससे ढका नहीं रहता है, अध्यावरणों से। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं, हालांकि ये जो बीजांड है ये उल्टा होता है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे बनाया हुआ है उल्टा। ठीक है, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये शीर्ष भाग रहेगा ऊपर का और ये निचला भाग रहेगा। ये आधारीय भाग है जो आपको वैसे ऊपर दिख रहा है, ये निचला भाग है, मतलब दिख तो निचला रहा है लेकिन है कौन सा, ऊपरी भाग, क्योंकि बीजांड उल्टा होता है ये। ठीक है, लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है, बिल्कुल उल्टा नहीं बनाना है। ठीक है, अब सुनिए, ये शीर्ष छिद्र है ना, अब देखना आप नोट, आप देखते क्यों नहीं, अध्यावरण यही तो है। बताइए ये वाला जो छिद्रनुमा संरचना है ये वाली, क्या इसको अध्यावरण ने कवर कर रखा है क्या, नहीं। तो वह भाग जो छिद्र के रूप में होता है और जो अध्यावरण से कवर नहीं होता हम उस भाग को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। तो ये बीजांड द्वार आपको दिख रहा है नीचे की तरफ, जहां अध्यावरण पहुंच नहीं पा रहे। देखो अध्यावरण केवल यहीं तक है, तो अध्यावरण से ये ढका नहीं रहता है और एक छिद्र के रूप में जगह बच जाती है, उसी छिद्र को आप बीजांड द्वार कहते हैं। तो क्या दिक्कत है बीजांड द्वार में, निभाग, आधारीय भाग को निभाग कहते हैं। तो सिंपल है भैया, आधारीय भाग कौन सा है इसका, ये वाला, तो इस पूरे आधारीय भाग को आप क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर वाला, निचले वाला है, नीचे वाला है, तो आधारीय इस भाग को आप क्या बोलेंगे,
निभाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? निभाग बोलेंगे। तो निभाग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आ जाइए भ्रूण कोश पे, एम्ब्रियो सैक पे। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अभी थोड़ा सा पेशेंस और रखना। कल की वीडियो में ये जो एम्ब्रियो सैक है, हम इसके बारे में फुल डीपली बात करेंगे, फुल डिटेल में। अभी मैं इसके बारे में आपको केवल आपके इस क्वेश्चन के लिए केवल इतना बता देता हूं कि यह एक मादा युग्मकोद्भिद है। आप मेरे से प्लीज मत पूछना कि व्हाट इज फीमेल गैमेटोफाइट, अभी बिल्कुल भी, है ना। कल मैं इस पूरे टॉपिक को, जो मादा युग्मकोद्भिद जो शब्द मैं बोल रहा हूं या भ्रूणकोश जो मैं कह रहा हूं, कल का लेक्चर पूरा इसी के नाम है, पूरा इसी के नाम है, ठीक है। लेकिन जब भी इससे अलग क्वेश्चन बनता है, इसको हम अलग रूप से देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आपसे बीजांड की संरचना पूछी जाए ना, तो आपको भ्रूणकोश में केवल यही 2-3 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपके नोट्सों में लिखाए हुए हैं कि भाई ये एक तो मादा युग्मकोद्भिद है जिसमें ये वाली प्रतिमुखी कोशिका है, ये ध्रुवीय केंद्रक है और ये अंड समुच्चय। बिल्कुल भी भाई पेशेंस रखना, कल तक और रुक जाना आप, ठीक है। अभी मैं इनके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूंगा, इनको फुल एक्सप्लेन करके मैं आपको कल बताऊंगा। कल की वीडियो इन्हीं चैप्टर इसी टॉपिक की होगी। इसकी संरचना देखेंगे कल हम और इसका विकास देखेंगे ये कैसे बना, ठीक है। आपको फॉर नॉलेज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए केवल इतना ही लिखना है जो मैंने आपके नोट्सों में लिखाया है। तो भाई ये आपका एक बीजांड है, बताइए क्या दिक्कत है। एक पॉइंट और है इसमें कि इसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम रेफी कहते हैं। ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको, ये ऊपर की तरफ उभर रहा है, इस भाग को रेफी कहते हैं। आपको केवल समझना, लिखने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको रेफी कहते हैं। आप मेरी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं बीजांड की संरचना। क्या बोलते हैं? बीजांड की संरचना, ठीक है भाई। अब एक बार मैं इसको फास्ट रिवाइज करा दूं ताकि आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाए। सुनिए भाई, क्वेश्चन है बीजांड की संरचना। तो आपको सबसे पहले क्या कहना है कि एक बीजांड के निम्न भाग होते हैं: बीजांड वृंत, नाभिका, बीजांड का अध्यावरण, बीजांड द्वार, निभाग और भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, ठीक है। अब डायग्राम हमने ऐसा बना लिया, आप डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, आपके बना हुआ है, प्रैक्टिस 100% करना, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला भाग है बीजांड वृंत। क्या बोलेंगे बीजांड वृंत के बारे में? वो संरचना, वो वृंतनुमा संरचना जिससे बीजांड अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है, हम उसे बीजांड वृंत कहते हैं। इज इट क्लियर? ये बीजांड वृंत आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बीजांड वृंत से जिस भाग पे जुड़े हम उसे नाभिका कहते हैं, नाभिका कहते हैं। तीसरा भाग बीजांड के मुख्य व मृदु तकीय भाग को जो आवरणों से या अध्यावरण से घिरा रहता है, हम उसे बीजांड काय कहते हैं, है ना। नेक्स्ट अध्यावरण के बीजांड काय को जो 2 आवरण घेरे रहते हैं हम उन्हें अध्यावरण कहते हैं, जो संख्या में 2 होते हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतःध्यावरण, ठीक है। फिर आपको क्या कहना है, इसके शीर्ष भाग में एक छिद्र रहता है जो अध्यावरण से ढका नहीं रहता, हम उसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके आधारीय भाग को निभाग कहते हैं, आधारीय भाग को निभाग कहते हैं। और इसमें बीच में एक मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश होता है जिसमें प्रतिमुखी कोश का अंड समुच्चय व ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये वाली जो व्हाइट कलर की संरचना दिख रही है, जिनको मैं कल की वीडियो में आपको फुल डीपली एक्सप्लेन करूंगा। आर यू गेट इट? ठीक है। कितना सिंपल ये टॉपिक है कि भाई बीजांड की संरचना क्या है। एक बार नहीं, इसका तो स्क्रीनशॉट क्यों लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके लिखा हुआ है ना, डायग्राम भी बना हुआ है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं इसको रफ कर दूं और चाहे तो मैं आपके लिए फिर एक और बार इसका डायग्राम बना के एक और बार बता दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना। एक बार इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना, ये सिंपल है, ज्यादा टिपिकल तो है ही नहीं। अब देखना, आप मेरी तरफ देखते हुए चलिए, आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है। ऐसे बना देंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए, ये वृंत बन जाएगा पूरा, ठीक है भाई।
अब इसको पूरे को ऐसे कवर कर दीजिए इस प्रकार, देखिए यहां से ये रैफी लाइक स्ट्रक्चर निकल जाएगी, ऐसे अलग से वृंत जैसी संरचना है केवल, है ना भाई। अब इतनी बात से आपको समझ में आ गई। और इसके बीचों बीच में आप एक संरचना अलग से ऐसे रख दीजिए, जो आपका भ्रूणकोश था, भ्रूणकोश। बताओ क्या दिक्कत है इस संरचना को बनाने में। एक बार मैं फटाफट इसकी बात कर लेता हूं नॉलेज के लिए। ये मृदुता है भाई, भरा हुआ है। अब सुनना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को क्लियर करना। देखिए, अच्छा मैं आपको पूरा ही बता दूं, ये अंडाशय भी है, ये अंडाशय है आपका। कौन है ये? अंडाशय, ये अंडाशय। और ऊपर इस पे वर्तिका होगी और वर्तिकाग्र होगी, ये वो वाली संरचना है ये। अब मैंने इसको जूम कर दिया, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, ध्यान सुनना, ये जो अंडाशय की दीवार है, यहां पे एक ऐसी ओभार होता है, ऐसा है ना, एक संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। याद कीजिए, जब मैंने आपको विभिन्न प्रकार के बीजांड न्यास समझाए थे, भित्तीय बीजांड न्यास और वो वाले समझाए थे ना, मुक्त स्तंभी और वो वाले, तब मैंने कहा था ना कि बीजांड न्यास होता है जिससे बीजांड जुड़ा रहता है। तो ये बीजांड एक संरचना पे जुड़ा रहता है जिसे हम प्लेसेंटा या बीजांड न्यास बोलते हैं, हाँ सॉरी बीजांडासन बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। बीजांड एक वृंत के द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ा रहता है, आप उसको बीजांड वृंत कहते हैं। बताइए जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है ना। अब बीजांड वृंत तो यहां तक है और बीजांड यहां से चालू है, तो आप क्या बोलेंगे कि बीजांड वृंत से ये पूरा बीजांड है। अब ये बीच वाला भाग हो गया, जोड़ वाला भाग हो गया, ये मानो। तो बीजांड और बीजांड वृंत जिस स्थान पे आपस में जुड़ते हैं, हम उसे नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका। ठीक है, और इसका जो मुख्य मृदुतकीय भाग होता है, ये वाला जो आवरणों से घिरा रहता है, अध्यावरण से आपको दिखाई दे रहा है, अध्यावरण से घिरा हुआ है ना ये बीच वाला भाग, आप इसको क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडकाय। और ऐसे आवरण जो ऐसे आवरण जो बीजांडकाय को घेरे रहते हैं, आप उनको क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, और इसके शीर्ष भाग में आप खुद देखिए, यहां पर यहां तक अध्यावरण यहीं तक है ना, तो एक छिद्र के रूप में जगह बच रही है ना जो शीर्ष भाग में, तो आप इस छिद्र को क्या बोलते हैं भैया? बीजांड द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। और इसके निभाग वाले भाग को आधारीय भाग को आप क्या बोलते हैं? निभाग। और इसका जो मादा युग्मकोद्भिद के रूप में होता है, आप इसको क्या बोल के चलते हैं? भ्रूणकोश बोल के चलते हैं। यही कंप्लीट स्ट्रक्चर है एक ओव्यूल की, एक बीजांड की। मुझे नहीं लगता कि आपको इस संरचना में या इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, कल हम अपने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा फीमेल जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही 2-3 क्वेश्चन है केवल। एक तो ये, कल और चलेंगे 2 क्वेश्चन वो केवल। ठीक है, कल हम ये जो अलग से संरचना है ना, केवल इसके बारे में बात करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज आप सबसे पहले तो आप इस बीजांड की संरचना को क्लियर करना। ठीक है, सिंपल तरीका से नोट्स की थ्योरी आप सामने ले लेना जब आप इसको देख रहे हैं। ये बात हालांकि मुझे पहले बतानी चाहिए थी, कोई बात नहीं, है ना। और तब इसको आप लर्न करना आराम से। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करना, इसको आपको अभी बना के देखना है। ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करते हैं कल।